नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए आवश्यक है, बल्कि अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हो, एनटीपीसी वगैरह जो होते हैं, या फिर एसएससी के हो, या फिर वो किसी भी फोर्स के एग्जाम हो, कोई टीचिंग के एग्जाम हो, या फिर स्टेट कांस्टेबल, स्टेट पुलिस सर्विसेज के जो भी एग्जाम हो, उसमें जो भी करंट अफेयर पूछी जाती हैं, उनका उन सभी का विश्लेषण, एनालिसिस और उनकी कवरिंग इस सेशन के द्वारा की जाती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएं। यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, इसकी डिजिटल ग्रोथ में आप हेल्प करिए। आप इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नियर वंस के साथ शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और उनसे बोलिए वो इसको देखें, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और फ्री में वो इस डिजिटली प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सके अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा अगर यदि आप आम पब्लिक को भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनकी भी देश दुनिया की खबरों से उन्हें उनका वास्ता पड़ेगा, उनकी थोड़ी समझ विकसित होगी और वो भी क्या कर पाएंगे, जब भी कोई फैक्ट आएंगे, फैक्चुअल आएंगे, उनको लोगों को बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उनको शुरू करने से पहले आज हम देख लेते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया गया है। तो ऐसे लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं जो क्या हुआ है, बोल नहीं पाते, बाघ जिनकी जो बोलने में सक्षम है, और साथ ही साथ क्या है कि वो अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो केवल आपकी जो जो सांकेतिक भाषा यूज करते हैं, बोली का यूज वो लोग नहीं करते हैं। तो इसमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं इंग्लिश के, और उन अल्फ़ाबेट को किस तरह वो अपने आप को बताते हैं सामने के वाले को। तो वो इसके कुछ इसमें दे रखे हैं साइन, सारे साइन दे रखे हैं ए टू जेड, कि कैसे-कैसे वो एबीसीडी अगर कोई कुछ बोलना हो तो कैसे उनको शॉर्ट में वो बताते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट देखने के बाद आज शुरू करते हैं प्रमुख करंट अफेयर आज की क्या-क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर दिया है और इसको फिसाई जारी करता है और ये तीसरा संस्करण है। मेघालय मंत्रिमंडल द्वारा भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौतों पर संशोधन को मंजूरी दे दी है। 2013 में जो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें त्रिपक्षीय समझौतों में कौन-कौन लोग शामिल हैं? इसमें भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल, दूरसंचार विभाग और मेघालय सरकार के आईटी विभाग शामिल हैं। अगर आप बात करें बीबीएनएल के बारे में तो भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ये उत्तरदायी सबसे प्रमुख निकाय है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। नासा द्वारा हाल ही में वाइपर जिसको कि वोलाटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर बोला जाता है, उसके लैंडिंग साइट का चुनाव कर लिया गया है। अब ये चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उसके समीप एक गड्ढा है जिसको ज्योग्राफी के टर्म में क्रेटर कहते हैं, जिसका नाम है नोबियल। वहां के पश्चिमी किनारे पर उतारने की बात की गई है। अगर इस क्रेटर के नामकरण की बात करें तो इसको इटली के एक ध्रुवीय खोजकर्ता हैं जिनका नाम है अम्बोर्टो नोबियल, उनके नाम पर इसका ये नाम रखा गया नोबियल क्रेटर। असम सरकार ने 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस एक अनोखे रूप में मनाया है। उसने क्या किया, इस समारोह में लगभग 2500 सींगों के भंडार को जला दिया है। और उसको ऐसा उसने क्यों किया है, इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे तब देखते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों द्वारा सीमा पर तनाव को कम करने के लिए क्या वार्ता जारी की गई, क्या वक्तव्य जारी किए गए। इसके अलावा जो मैं अभी आपको बता रहा था, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 23 सितंबर को, ध्यान रखना, 23 सितंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे समुद्र शक्ति अभ्यास के बारे में और बात करेंगे हाइबोडोंट शार्क के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो सामान्य अध्ययन 2 से लिंक्ड है। ये सिलेबस में बात कर रहा हूँ यूपीएससी और यूपी पीसीएस जो सिलेबस है उसके बारे में। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन आता है सरकार की नीतियों और उनके नीतियों से विकास क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े हैं और उससे कौन से उत्पन्न विषय हुए हैं, अगर नीतियों को लागू कर दिया गया है, उससे कोई टॉपिक आता है उसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में बात कवर की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, सूचकांक ने क्या किया है, वर्ष 2020 और 21 में अपनी रैंकिंग के आधार पर 9 राज्यों के नाम डाला है और उनको उनको क्या किया है, उनको उनके सम्मानित भी किया है उनके इफेक्टिव उनके प्रदर्शन के देखते हुए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो टॉप टॉप के राज्य हैं उनके बारे में पता रखना है कि अभी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किसने किया है। तो जितने बड़े राज्यों हैं, बड़े राज्यों में टॉप किया है उसका नाम है गुजरात। छोटे राज्यों के अंदर जिसने टॉप किया है उसका नाम है मेघालय, सॉरी गोवा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें किया जम्मू कश्मीर ने। ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में किसने किया, जम्मू और कश्मीर में। तो अगर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया है और इसको जारी किया है, वो के डिपार्टमेंट के सदस्य हैं।
अगर सूचकांक के बारे में बात की जाए तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कहा जाता है, इसके अंदर क्या है, डायनेमिक रूप से मतलब कि लगातार चेंज होने वाले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेंचमार्क मॉडल बनाने की कोशिश की गई, उसके तरीके इसको जारी किया जाता है। ये क्या करता है, सभी जितने भी यूटीज यानी संघ शासित क्षेत्र हैं या फिर जो राज्य हैं, उनके अंदर खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन हेतु एक स्पेशल टाइप की रूपरेखा तैयार करता है। इसका पहला जो सूचकांक आया था वो वर्ष 2018-19 में आया था। तब इसे 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर अवसर पर घोषित किया गया था। इस सूचकांक में देखा जाए तो फिसाई द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर राज्यों का प्रदर्शन देखा जाता है। अगर देखें 5 मानदंड हैं कौन-कौन से, तो ये मानव संसाधन और उनके संस्थागत डेटा, अनुमति वहाँ पे कैसे मिलती है, उनका अनुपालन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ खाद का जो है उनका परीक्षण बारी-बारी कैसे किया जाता है, बुनियादी ढांचा के वहाँ पे क्या बना हुआ है, निगरानी कैसे की जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो वहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है, क्षमता कैसी है, क्षमता निर्माण में हेल्प कैसे मिलती है और कंज्यूमर के उसके अधिकार राइट्स क्या हैं, इन सब कुछ में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। आइए बात करते हैं भारत नेट परियोजना के बारे में, जिसमें मेघालय मंत्रिमंडल ने एक समझौता किया है। तो अगर इसका टॉपिक का लिंक देखें तो वही सेम है, सरकारी नीतियाँ, उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन ये बोलता है और विकास में क्या फायदा मिलता है, इसकी बात की गई है। तो भारत नेट को क्या आपको पता हो चाहिए कि जो देश की केंद्र सरकार है उसके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, उसके माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो जो संशोधित मंजूरी की गई है तो इसमें क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, इसमें सरकार भी रुपया डालती है और निजी हाथों में भी कुछ अधिकार रहते हैं और दोनों मिलकर क्या करते हैं, समाज में कुछ ऐसी योजनाएं लाते हैं जो विकास हो सके। तो जिसमें जो संशोधन किए गए हैं उसमें क्या क्या किया गया है कि जो बायोबिलिटी गैप फंडिंग है उसको केंद्र सरकार ने 19,041 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। बायोबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग की और गवर्नमेंट सेक्टर में फंडिंग की, फिर भी अगर कोई अंतर रह जाता है, अगर कोई फिर भी रुपए कम रह जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोबिलिटी गैप। ये है उसकी जो फंडिंग करता है, यहाँ पर केंद्र सरकार ने की है तो उसको बायोबिलिटी गैप फंडिंग बोला गया है। अगर भारत नेट की बात की जाए तो अब तक जो 16 राज्य हैं उनकी ग्राम पंचायतों में अब उन क्षेत्रों तक इसको एक्सटेंशन किया जा रहा है कि मान कि एक गांव में ग्राम पंचायत है और उसके जो लगे उस ग्राम पंचायत के लगे हुए 3-4 जो गांव उसके एक साथ जो मौजा होता है, जैसे ग्राम सभा बोलते हैं, तो जो आसपास जो लगे 4 गांव हैं उनको भी अब कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात कही गई है। इस संशोधन ने क्या किया है, बहुत ही रियायती दर में भारत नेट का निर्माण करना, उसको अपग्रेड करना, उसके संचालन करना, रख रखाव और उसका यूज में क्या किया, इन सब चीज़ों को शामिल किया है। और ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जो बोली लगाएंगे और जो हाईएस्ट जो अब आगे जीतेगा वो इसमें क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा। इसके महत्व की बात की जाए तो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उससे फायदा क्या मिलेगा, तो इसको रख रखाव संचालन में, उसके राजस्व सर्जन में, मतलब कि आपको रेवेन्यू जनरेशन हो सके, उन सब में एक तो फायदा मिलेगी। साथ ही साथ क्या है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भारत नेट की जो सेवाएं हैं अब तेजी से फैलेंगी। इसके अलावा जितने भी दूर दराज क्षेत्रों में जो गांव बसे हुए हैं उसमें अब बस विश्वसनीयता बढ़ेगी, वहाँ की क्वालिटी बढ़ेगी, उनको अब उच्च हाई स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगा। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब ई सेवाएं जो चालू की जा रही है उनका बेहतर तरीके से विस्तार हो सकेगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 ने ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन मेडिसिन को कितना महत्व दे दिया है। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन शिक्षा में मदद मिलेगी, टेलीमेडिसिन मदद मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट में फायदा मिलेगी, साथ ही साथ ई कॉमर्स और ब्रॉडबैंड के अन्य जितने भी यूजेज हैं उनको करने में हम लोग सक्षम होंगे। तो आप बताते हैं टेलीमेडिसिन मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट यहाँ बैठा है और डॉक्टर दूर बैठा है तो पेशेंट को देखकर लगभग उसके सिम्टम्स को देखकर वहां से दवाएं बता सकता है। अगर इतने जो हम सारी बातें कर रहे हैं भारत नेट परियोजना के बारे में, तो देखते हैं भारत नेट परियोजना है क्या। इसको वर्ष 2001 अक्टूबर 19 2011 में इसको लॉन्च किया गया। तब इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और 2015 में इसी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट रख दिया गया है। इसका जो मेन कार्य क्या है कि देश की सभी ग्राम पंचायतों में क्या करना है, आपको कनेक्टिविटी देना है इंटरनेट की, इस केबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नेटवर्क इस केबल के द्वारा। आपने ये कभी कहीं कहीं देखी भी होगी केबल पड़ती हुई। तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसने 5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा से कनेक्ट करने का बीड़ा उठाया था। साथ ही साथ इसके लक्ष्य की बात की जाए तो ये भारत जो जितने भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर ई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, इंटरनेट आदि सेवाओं को अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना था, उपलब्ध कराना था। और ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसका कार्यान्वयन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अर्थात BBNL द्वारा किया जाता है। तो ये करता क्या है, इसका कार्यान्वयन कैसे होता है, ये क्या करता है, केंद्र राज्य सहयोग परियोजना इसमें शामिल होती हैं।
साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना कहाँ पे कैसे की जाएगी उसको राज्य अपने अनुसार कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में डाला गया है। साथ ही साथ इस पूरी योजना की बात की जाए तो ये देश के ग्रामीण और जितने भी दूर दराज क्षेत्र हैं वहां पर टेली कम्युनिकेशन अर्थात दूर संचार सेवाओं को सुधार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। और इसको फंड कहाँ से मिलता है? इसको फंड मिलता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा इसको फंडिंग की जाती है। आइए अब देखते हैं सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक्स के बारे में। तो अब बात करेंगे नासा के पाइपर मिशन के बारे में। ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में इसका क्या अनुप्रयोग है, उससे लिंक टॉपिक है। तो अगर रोवर मिशन की बात की जाए तो नासा ने वर्ष 2030 में पाइपर मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इससे ये करेगी क्या? इसका उद्देश्य ये है कि वहां पर चंद्रमा पे जाएगी और वहां पे लोकली जो स्थानीय क्षेत्र है उस पर ये ढूंढने की कोशिश करेगी कि वहां पे रिसोर्सेज कितने हैं और क्या मानव जीवन वहां पर संभव है इन रिसोर्सेज की, इन संसाधनों के द्वारा, रिसोर्स के द्वारा। इसकी बात इसमें की गई है। तो ये है रोवर पाइपर, इस तरीके से दिखता है। रोवर का मतलब जो वहां पे घूमेगा, ऑटोमोबाइल जैसे जैसे गाड़ियां घूमती हैं वैसे ये भी वहां पे घूमेगा, इसकी बात की गई है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, डिटेल के बारे में। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या करेगा चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे उतरेगा और वहां पे लगभग 100 दिनों तक रहेगा। और जो दक्षिणी ध्रुव है उसका जो नोवेल नोवेल क्रेटर है, क्रेटर मतलब गड्ढा होता है 14 फीटर में, वहां पे उतरेगा। और साउथ पोल एरिया है और वहाँ के ऐसा एरिया है जहाँ पे लगभग क्या है परमानेंट है, तो शेडो बनी रहती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधेरा रहता है और वहाँ पे जो तापमान होता है वो लगभग -223 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो तो ये क्या करेगा, ऐसा रोवर में ये प्लान किया गया है कि लगभग 16 से 24 किलोमीटर तक के रूट को देखेगा और वहाँ पे देखिए क्या इसने प्राप्त किया है। तो इस रोवर के नीचे क्या है, आप नीचे साइड में देखेंगे तो 1 मीटर लंबी ड्रिल मशीन लगाई गई है। जो वहाँ पर जो बर्फ है पीछे साइड इतना कम टेम्परेचर, वहाँ सीधे बात अगर पानी होगा तो बर्फ रूप में होगा, उसको ड्रिल करके देखने की कोशिश की जाएगी पानी कैसा है क्या है। इसकी पूरे प्रयोग की लागत देखी जाए तो ये 660 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इसकी जब साइज की बात की जाए तो जैसे गोल्फ आप जब खेलते हैं तो गोल्फ में जो छोटी सी वो गाड़ी होती है जिसपे पहले वो उन्होंने एक शॉट मारा फिर उसे बैठ के आगे जाते हैं देखने के लिए, उसी साइज कितना है। और इसको नासा क्या करेगा, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी और बर्फ की संभावना है वहां पर खोजने की कोशिश किया जाएगा। जैसे इसको आर्टिमस के साथ लिंक किया गया है। आपको बताऊं कि आर्टिमस क्या है, जो पहले अनमैन्ड वहां पे लोगों को भेजेगा चंद्रमा पर और देखेगा कि वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है क्या है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जो चंद्रमा का साउथ पोल है उस क्षेत्र में ये अन्वेषण करेगा, रिसर्च करेगा, खोज करेगा। और साथ साथ ये देखेगा कि चंद्रमा में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज जो भी उपलब्ध हैं, उनका ये क्या करेगा, मैप बनाएगा। और वहां पर ये भी देखेगा कि पानी का कंसंट्रेशन वहां पे कैसा है और साथ ही साथ अन्य रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं। अगर वाइपर मिशन के महत्व की बात की जाए तो इसको आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत भविष्य में अब जितनी भी लैंडिंग होगी चंद्रमा पर तो उन जगहों को निर्धारण करने में मदद मिल सकेगी कि वहां पर अंतरिक्ष यात्री कहाँ पर ऐसी जगह लैंड करें जहाँ पर रह पाएं और रहने के समय उनको वहां पर पानी और जीवन आवश्यक के लिए अन्य जितने भी संसाधन हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो सके अगर चंद्रमा के पास हैं तो। आइए बात करते हैं विश्व गैंडा दिवस के बारे में, जो कि 22 सितंबर को मनाया गया था। तो यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लगभग 2500 सींगों को जलाकर असम सरकार ने इसको सेलिब्रेशन किया है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया है और क्या ये लीगली था, इसको जानने के लिए इनका देखते हैं एनालिसिस। तो टॉपिक का लिंक देखें तो ये पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, उनके क्षरण और पर्यावरण में क्या प्रभाव होता है इसके आकलन किया जाएगा। तो ये भारत में पाया जाने वाला एक सींग का देखो ये क्या है, ये गैंडा है, इसको राइनोसोर बोलते हैं। इसका एक सींग ये आगे रहा। इसकी आप त्वचा देखेंगे तो ये क्या सिल्वर्टेस में पड़ी से रहती है, मोटी सी त्वचा होती है और एक लगभग भूरे रंग की, गहरे धूसर भूरे रंग की ये होती है। तो इन्होंने क्या किया था, इसी इनके जो एक सींग जो आप देख रहे हैं ये वाला सींग है, इसके करीब 2,500 सींगों को लिया, उसको जलाया, इसको इंटरनेशनल राइनो डे मनाने की प्रथा को उन्होंने दिखाया कि हम ये क्यों मना रहे हैं। तो अभी देखें ऐसा इन्होंने क्यों क्यों किया था। इनको क्या, इन्होंने ऐसा लगता है ये कार्यक्रम किया है, ये राइनो की जो संरक्षण है उसका कंजर्वेशन है उसको साबित करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये जो लगातार वर्षों से एक मिथिक और गलत धारणाएं चल रही हैं सॉरी वो दूर होंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में शिकारियों को और स्मगलर जो होते हैं उनको ये बताने की कोशिश की गई है, स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक आप उनको एक सींग के लिए उनको मारते हैं, उनका सींग काटते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी, आप ऐसा ना करें। तो अगर देखेंगे सरकार को ऐसा करने की इजाज़त है तो एक संस्था है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, अर्थात लुप्तप्राय वन्यजीव तथा वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अवसमन, जिसको शॉर्ट में हम साइट्स बोल देते हैं, उसका हमने एक साइन किया है
तो अगर हमने उस पर साइन किया है तो गैंडे के सींगों को बेचना अब हमारे देश के लिए क्या है, गैर कानूनी है। साथ ही साथ सींगों को नष्ट करने का मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39(3)(c) के अंतर्गत आती है और उसी का अनुपालन करके ये प्रोसेस किया गया था। तो आइए देखते हैं कि एक सींग वाले गैंडा आखिर क्या है। ये एक सींग वाला गैंडा, भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और भारत में इस गैंडे के रूप में जाना जाता है, राइनो को यहाँ पे गैंडा के रूप में जाना जाता है और जितने भी गैंडे की अन्य प्रजातियां हैं उनमें ये सबसे बड़ा होता है। साथ ही साथ ये काले रंग का इसका एक सींग होता है, इसकी त्वचा में सिलवटें होती हैं, उनका रंग धूसर भूरे रंग का इनकी खाल होती है, उससे इसकी पहचान की जाती है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, शाकाहारी होते हैं। ये सिर्फ शाकाहारी जीवन जीते हैं, उन्हीं को उसी को खाते हैं। तो ये घास, पत्तियां, झाड़ियां, पेड़ों की शाखाएं, फलों और जलीय जो पौधे होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अगर वर्तमान में इनकी स्थिति देखें, कंजर्वेशन इनकी स्टेटस क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि रेड लिस्ट जारी करता है, अर्थात यूसीएन द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, तो रेड लिस्ट में ये असुरक्षित हैं। साइट में ये परिशिष्ट एक में शामिल है। परिशिष्ट एक में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसमें केवल वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर गैर व्यावसायिक उद्देश्यों को छोड़कर इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात की जाए तो ये संकटग्रस्त होने के कारण इनको अनुसूची 1 में डाला गया है, विलुप्त होने के कगार पे है। तो देखते हैं भारत में राइनो को जो संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो आपको पता चाहिए वर्ल्ड में 5 राइनो रेंज हैं, जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इन देशों ने क्या किया है, इन गैंडा प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एशियाई गैंडे पर नई दिल्ली घोषणा 2019 पर साइन की है। दूसरी बात की जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में जितने भी गैंडे हैं उनके डीएनए प्रोफाइलिंग बनाने की योजना शुरू की है। जब आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर लेंगे तो कोई भी चीज़ कहाँ से पकड़ी जा रही है तो उसका डीएनए मैच करा के आप पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र से इसको लाया जा रहा है, तो वहाँ पर अच्छे से कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा राइनो संरक्षण नीति जो कि राष्ट्रीय स्तर की, इसको वर्ष 2019 में एक सींग वाला जो गैंडा है उसके संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। ये भारत ने प्रयास किए हैं कुल मिलाकर। अगर इंडियन राइनो विजन 2020 की बात की जाए 2020, तो इंडियो राइनो विजन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। तो इंडियन राइनो विजन 2020 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर साझेदारी के रूप में वन विभाग और असम सरकार के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था कि असम के जितने भी नए क्षेत्र हैं जहाँ पर गए उसको वहाँ पर गैंडे की आबादी को बढ़ाया जाएगा और इनकी संख्या लगभग 3000 की जाएगी। वर्तमान में बात की जाए तो असम के अंदर, क्योंकि मुख्य रूप से असम के अंदर ही पाया जाता है, तो यहाँ पर पावितोरो वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में गैंडे की आबादी असम के अंदर पाई जाती है। तो जो यहाँ की हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा हम डिटेल में देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो आप देख रहे हैं ये राज्य असम है। तो इसमें अब कहाँ की बात की जा रही है, ये है मानस, उसके थोड़े यहाँ पे नीचे ये पावितोरो है, यहाँ पे राजीव गांधी वाला औरंग ये वाला है और ये वाली बात की जा रही है काजीरंगा की। तो इन 4 जगहों की बात की जा रही है। अगर हम देखते हैं कि जो राइनोसोर हैं वर्ल्ड में उनकी इंडेंजर्ड कैटेगरी कैसे कैसे दिखती है, तो उसको आप देख लीजिए। ये है सुमात्रा में राइनोसोर इस टाइप का दिखता है, भारत का राइनोसोर ये है, व्हाइट राइनोसोर ये रहा, जावा का राइनोसोर कुछ इस टाइप का दिखता है और ब्लैक राइनोसोर इस तरीके का दिखता है। तो ये 5 प्रजातियां हैं जो कि खतरे के घंटी पे जूझ रही हैं। आइए बात करते हैं असम मिजोरम सीमा विवाद के बारे में। तो हाल ही में मुख्यमंत्रियों ने इस पे सीमा पे तनाव को कम करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, स्टेटमेंट जारी किया है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, या फिर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप ये जो होते हैं इनकी क्या भूमिका होती है, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा की जो बुनियादी बातें हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, उससे लिंक अगर कोई भी टॉपिक आएगा उसमें इसकी बात की जाएगी। तो हुआ क्या है, घटनाक्रम क्या हुआ था कि 26 जुलाई को क्या हुआ था, असम और मिजोरम राज्यों के बीच की जो पुलिस हैं उनके बीच में मध्य में कुछ कहासुनी हुई, फिर तनाव बढ़ा, आपस में गोलाबारी हुई, जिससे हुआ क्या कि असम के 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो असम सरकार का कहना था कि ये गोलाबारी एक तरफा थी, इसीलिए सिर्फ उनके पुलिसकर्मी मरे और ये अकारण थी, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था। जबकि मिजोरम सरकार का ये कहना है कि असम सरकार आक्रामकता दिखा रही थी और उसी का जवाब देने के लिए ये कार्रवाई मिजोरम सरकार द्वारा की गई। तो उस दिन का अगर दृश्य देखें तो कुछ इस तरीके से वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी। जो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के रीजन है असम और मणिपुर, तो यहाँ पे जो इनकी सीमा है इसकी बात की जा रही है। अगर बात करें तो
दोनों राज्यों के बीच बीच में अगर बात करें जो सीमा है वो 164.6 किलोमीटर की एक अस्थिर सीमा है। उसमें अभी भी क्या है कि अच्छे से सूचकांक नहीं किया गया है, उसको अंकित नहीं किया गया है, तो सीमा स्पष्ट नहीं है। तो ये संघर्ष है दशकों पुराना चला आ रहा है। ये संघर्ष सीमा विवाद ब्रिटिश काल के दौरान 1875 और 1800 यहाँ पे 33 होगा, 1933, 1875 और 1933 में जारी की गई दो अधिसूचनाएं थी, नोटिफिकेशन थे, उनसे उपजा है। क्यों? क्योंकि मिजोरम सरकार ये दावा करती है जिस क्षेत्र में लड़ाई चल रही है उसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत 1875 में जारी अधिसूचना के आधार पर ये जमीन मिजोरम सरकार की है। जबकि असम सरकार का ये कहना है कि वो अपनी बात को बताता है, उससे ये कहना है कि जो लुसाई पहाड़ियों का सीमांकन करने वाली राज्य सरकार द्वारा 1933 में जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार लुसाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच एक सीमा निर्धारण किया गया था, इसलिए जो ये सीमा है वो अब उसके हिस्से में आती है। तो ये जो देखें तो असम मिजोरम के बीच में जो ये सीमा बीच वाली जो लड़ाई यहाँ पे चल रही है उसमें बेसिकली लैलापुर, फाइनम, बैरेंटेज और पुलिस चेक गेट जो है यहाँ पर लगातार तनाव बना हुआ है, इसकी बात की जा रही है। तो इससे घटनाओं से प्रभाव पड़ता क्या है कि जब ये इसमें असम के जो 6 नागरिक पुलिसकर्मी मारे गए, एक सिविलियन मारा गया है, तो उन्होंने क्या किया, जो असम के स्थानीय लोग थे उन्होंने क्या किया है, मिजोरम को जोड़ने वाला जो एकमात्र रेलवे ट्रैक था उसको उखाड़ फेंका। साथ ही साथ वहाँ का जो नेशनल हाईवे था 306 उसको उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, मिजोरम से आने जाने वाले जो भी नागरिक थे या जो वस्तुएं थी उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि दो राज्यों में तो लोग जाएंगे, ऊपर से भारत के कोई सामान बेचना है वो यहाँ से होकर ऐसे जाता है, तो इसको भी इन्होंने रोक दिया है रेलवे लाइन को, तो वो भी इनको इफेक्ट कर गया। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, आपसी तनाव बढ़ जाते हैं, लोगों के अंदर क्या हो जाता है, कट्टरता की भावना आ जाती है। तो अभी आवश्यकता है क्या कि दोनों राज्य क्या करें, आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें और इसको बीच में लाएं। मीडिएटर की भूमिका इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निभाए, सुप्रीम कोर्ट के संपर्क में आकर ये सारी बातें करें। साथ ही साथ वहाँ पर तनाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार को अपना पुलिस बल वहाँ पे लगाना चाहिए और उनकी गश्ती और निगरानी बढ़ानी चाहिए। तो वहाँ पर सीआरपीएफ लगेगा, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ही केंद्र सरकार के रिजर्व में रहता है, वो इनको यहाँ पे लगाएंगे। और हालातों को बिगड़ने से रोकने के लिए जितने भी संवेदनशील जितने मैसेज होते हैं, पोस्ट होती हैं, उनको क्या किया जाए, उनसे करने से बचा जाए, उन पर निगरानी की जाए। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका उचित ढंग से विवेकपूर्ण रूप से दोनों राज्यों के लोग हैं उसका अच्छे से उपयोग करें, जिससे क्या हो, चीज़ें फिर पुरानी स्थिति में आए। और क्योंकि आप अकेले कुछ कर नहीं सकते, मिलजुल करके आपको करना होगा, आपस में मिलकर करना होगा। आइए बात करते हैं साइन लैंग्वेज डे के बारे में, जिसको भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 23 सितंबर 2021 को मनाया गया है। तो इसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर वेबिनार के द्वारा मनाया है। साइन लैंग्वेज एरिया फॉर एवरीवन के लिए इसको घोषित किया था 23 सितंबर को। तो अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 का थीम क्या थी, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब कि हम मानव अधिकारों के लिए संकेत करते हैं, सांकेतिक भाषा में इसको दिया गया। यह दिवस की बात की जाए, इसको पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के डीफ यानी कि डीफ जो होता है वीक उसके भाग के रूप में मनाया गया था। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है, उसको इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ का गठन किया गया था, तो इसलिए 23 सितंबर को चुना गया है। अगर हम देखें कि कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज में जो है उसमें क्या बात की गई है, इसमें सांकेतिक भाषाओं के उपयोग को मान्यता दी गई है और उनके उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात की गई। अर्थात इस अभी समय में इस कन्वेंशन में जो सांकेतिक भाषा है उसको जैसे आम भाषाएं बोली जाती हैं उसी के समान दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही साथ जो भी इसके जो सदस्य मेंबर हैं देश, वो क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करने और जो डीफ समुदाय बधिर समुदाय है उसकी भाषाई पहचान को बढ़ावा देने के लिए बात है, अगर आप इसमें शामिल हैं। आइए बात करते हैं समुद्र शक्ति अभ्यास के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको 2018 में शुरू किया गया है और ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका अभ्यास किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशियाई नेवी सेनाओं के बीच में किया जाता है, 9 सेनाएं इसमें शामिल होती हैं। इससे होता क्या है, जब ये अभ्यास करते हैं आपसी समझ बढ़ती है, अंतर संचालन में एकरूपता आती है, साथ ही साथ जो दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध होते हैं वो अच्छे से प्रगाढ़ होते हैं, बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया में 2019 में शुरू किया गया है, नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। आइए बात करते हैं आज का आखिरी टॉपिक और उनका करेंगे एनालिसिस, हाइबोडॉन्ट शार्क के बारे में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकारियों की टीम ने एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है। इसको जैसलमेर में जुरासिक युग के हाइबोडॉन्ट शार्क की एक नई प्रजाति जो वहाँ पे पाई गई थी उसके वहाँ पे दांत उनको हासिल हुआ है।
तो अगर हाइवोडोंट शार्क की बात की जाए तो ये शार्क के अंदर ऐसा समूह है जो विलुप्त हो चुका है। ये ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान ऐसी मछली थी जो कि समुद्र में भी रह सकती थी और नदी के पानी में, दोनों ही इन्वायरमेंट में ये रह सकती थी। तो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस युग में अंत तक हाइवोडोंट विलुप्त हो गई थी। तो उसकी प्रजाति की खोज अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। तो इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप अपना ईमेल अकाउंट लिखिए, उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लिखिए, उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा द डीआर के साथ। थैंक यू।